सुजीत का सवाल है इस सवाल है मारुति पे। वो आपसे व्यू मांग रहे हैं कि मारुति में करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी चाहिए या नहीं। देखिए, ऑटो इंडेक्स में 24,173 जिस दिन वीकली चार्ट पे ब्रेकआउट आ गया ऑटो इंडेक्स में हम्म। 25,544 और ऑल टाइम हाई, ये दो टारगेट खुलेंगे। और इस पूरे मूव में आपको टीवीएस मोटर, महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति, ये तीन बड़े विनर दिखेंगे। तीनों ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पे हैं। मारुति में अगर फ्रेश बाइंग करनी है तो कम से कम 13,000 रुपये निकल जाने दीजिए, तब स्ट्रेंथ प्रूव हो जाएगी। हर तरीके के वीक लॉन्ग्स एलिमिनेट होते जा रहे हैं, स्ट्रॉन्ग हैंड्स में माल एक्यूमुलेट हो रहा है। ब्रेकआउट चाहिए जो कि 13,000 के ऊपर आएगा, तो मेरा इंटरेस्ट पूरा है मारुति में। 13,000 निकलने के बाद मैं बाई करना स्टार्ट करूंगा। 14,500 से 15,000 बेर मिनिमम पहला टारगेट रहेगा। ओके। एक सवाल है, नाम नहीं लिखा। टाटा टेक्नोलॉजीज में अंशुल सर, स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए। देखिए, टाटा टेक्नोलॉजी में स्टॉप लॉस टारगेट या इन टाइप की चीज मैं बात नहीं कर सकता हूँ, मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में है। मैं क्या करने वाला हूँ वो बता देता हूँ। 720 रुपए का मैं इंतजार कर रहा हूँ, इसके ऊपर जैसे ही क्लोज करेगा, रिलायंस का जो पैसा आया है मेरे पास बेच के, या तो मैं टाटा टेक एवरेज करूंगा ऊपर हम्म। में 803 और 841 के लिए, या फिर मैं अदानी ग्रीन लूंगा। बट 720 निकलने के बाद स्टॉक में मोमेंटम आएगा, नई खरीदारी में उसके ऊपर ही करूंगा 803 841 तक के लिए। टाटा टेक जैसे शेयर में मेरे को स्टॉप लॉस की कोई जरूरत दिखती नहीं है। अगर हम्म। आपको लगाना ही है तो 690 का एक छोटा सा सपोर्ट है, उसके नीचे ब्रेकडाउन बनेगा 629 तक के लिए, तो 690 के नीचे फिर थोड़ी सी वीकनेस क्रीप इन करेगी। निष्ठा श्रीवास्तव का सवाल है, आपसे पूछ रही है दो स्टॉक्स के बारे में। एक तो एच डी एफ सी, अब ये नहीं बताया कि एच डी एफ सी लाइफ है, एच डी एफ सी बैंक है, उन्होंने एच डी एफ सी लिख दिया है। सो एच डी एफ सी बैंक ही लेके चलते हैं। और दूसरा है मिधानी। दोनों ही स्टॉक्स पे आपका व्यू मांग रही है फ्रेश एंट्री के लिए। और देखिए, एचडीएफसी बैंक में तो मेरे को अगले 4-6 हफ्ते बहुत कुछ होते हुए नहीं दिख रहा है, क्योंकि बैंक निफ्टी चलेगी तो वो आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक के भरोसे चलेगी। एचडीएफसी बैंक का कंट्रीब्यूशन मेरे को बहुत ज्यादा आते हुए नहीं दिख रहा है, बट नॉनदलेस अगर ये काउंटर 2020 निकाल लेता है तो मैं मान लूंगा कि मैं गलत साबित हुआ हूं और ये स्टॉक 2150 रुपए तक खिंच जाएगा। मेरा ब्रेकआउट पॉइंट है 2020, उसके नीचे जब तक है मेरे को बहुत गिरावट नहीं दिख रही है, बट कंसोलिडेशन दिख रहा है कि ये स्टॉक वीकली पे अपना मूविंग एवरेज जो 1840 पे छूट गया है उसको कैचअप करने के लिए स्टॉक साइडवेज रहेगा, तो कंसोलिडेशन चाहिए स्टॉक को। वीकली मूविंग एवरेज कैचअप का वेट कर रहा है, उसके बाद 2150 तक जाएगा, तो 2150 जाने में मेरे को डाउट नहीं है, समय लगेगा उसमें, अभी कंसोलिडेशन पूरी नहीं हुई है। हम्म। दूसरा स्टॉक इनका मिधानी था। 443 का ब्रेकआउट या रेजिस्टेंस या पुल बैक का टारगेट तीनों था, वहीं से फेल कर रहा है। पहुंच गया था, ब्रेकआउट दिया, नए लॉन्ग्स को ट्रैप किया और अब फेल कर रहा है। लॉन्ग लिक्विडेशन का पहला टारगेट है 411। हम्म। 411 तक नीचे आ रहा है, 400 रुपए का आप मैंडेटरी स्टॉप लॉस ले लीजिए, क्योंकि अगर 400 रुपए टूटा तो इस हम्म। स्टॉक में एक गैप छूटा हुआ है 328 के राउंड, उसको फिल करने नीचे आएगा। 400 के नीचे कतई स्टॉक में लॉन्ग नहीं रहना है। जी। वाईपी मौर्य जी का सवाल है, वेरी गुड आफ्टरनून अंशुल सर। मेरे पास 10,000 शेयर है सलासर टेक्नोलॉजीज, आई डोंट नो, सलासर टेक्नोलॉजी, टेक्नो इंजीनियरिंग के, जो उन्होंने 9 रुपए में खरीदे हैं। और 3,300 शेयर्स है कंफर्ट इंटेक के, जो उन्होंने 13 रुपए 50 पैसे में खरीदे। आई डोंट नो, मैं ये पहली बार नाम सुन रही हूँ दोनों का अंशुल। आप इसे ट्रैक करते हो तो आपकी ओपिनियन मांग रहे हैं। देखिए, कंफर्ट इंफोटेक का बीएससी ओनली लिस्टेड स्टॉक है, 291 करोड़ का मार्केट कैप है। लास्ट क्वार्टर में ईपीएस देखेंगे तो जीरो था, मतलब कोई प्रॉफिट ही नहीं है। उसके पहले 10-10 पैसे की ईपीएस ग्रोथ थी। करेंट क्वार्टर में 62% सेल्स भी गिरी है, 45-46 करोड़ के बेस से 23 करोड़ पे आ गया है। मार्जिन कुल 1% की रह गई है। और पंप एंड डंप क्लियर हो चुका है काउंटर में। 9 रुपए से फटा था तो एकदम से 21 रुपए गया, वहां से लॉन्ग्स को मतलब रिटेल के हाथ में माल थमा दिया है। जिस भी दिन 880 टूटा, बहुत हाई लाइकली है कि 3 रुपए 47 पैसे तक आ जाएगा। अगर किसी भी तरह का आपके पास लॉन्ग है, 8 रुपए 80 पैसे आपका फाइनल स्टॉप लॉस है। एग्जैक्ट सेम पैटर्न सलासार में बना है, 1300 करोड़ का मार्केट कैप है। 4 क्वार्टर से तो डी ग्रोथ है और इस क्वार्टर में 0% डीपीएस इनकी बनी है। सेल्स जरूर बढ़ी है बट मार्जिन गिर के 5% आ गई, जो 9-10% के आसपास थी। प्राइस हम्म। चार्ट पे 11 का ब्रेकआउट था, 5 ही हफ्ते में 33 रुपए 95 पैसे तक गया।
इसमें कॉर्पोरेट एक्शन स्प्लिट बोनस कुछ हुआ है, उसका प्रेशर नहीं झेल पाया, वापस से स्विंग लो पे आ गया 7 रुपए 40 पैसे। यहां से दो ही चीज हो सकती है, या तो अगले स्विंग लो तक जाएगा 4 रुपए तक, या फिर लंबे कंसोलिडेशन में चले जाएगा। तो दोनों पे मेरी तरफ से किसी तरह की कोई सलाह नहीं है। अगर आपको बाइंग क्लाइमेक्स पढ़ने का शौक है, आप जानकारी बढ़ाना चाहते हैं, इन दो स्टॉक्स को सामने लगा लीजिए, फोटो खींच के सामने लगा लीजिए कि बाइंग क्लाइमेक्स के बाद क्यों स्टॉक को नहीं छेड़ना चाहिए आपको। हम्म। दक्ष का सवाल है, वो पूछते हैं चेन्नई पेट्रो के बारे में। सर मुझे चेन्नई पेट्रो में क्या करना चाहिए? आई डोंट नो, इसने इन्होंने कुछ लिखा नहीं है, खरीदा है, खरीदना है। सो चेन्नई पेट्रो के चार्ट्स क्या कहते हैं? देखिए, चेन्नई पेट्रो में 11 मार्च से बड़े वॉल्यूम आना स्टार्ट हुए हैं। 8 ऐसी कैंडल है जहां पे 10-10 मिलियन के ऊपर वॉल्यूम है, एक में 22, 13, 17, 19 मिलियन है। 500, 800 वॉल्यूम राइज रहा है, और 3 दिन पहले बड़ा ब्रेकआउट बना था 691 पे, 784 तक की मूव आई है। तो प्रॉफिट बुकिंग में ये स्टॉक 724 तक आ सकता है। अगर 724 प्रोटेक्ट हुआ और डेली मूविंग एवरेज कैचअप हो गए, तो 850 तक की अपमूव बन सकती है। हमने एक ब्रेकआउट प्ले किया था इस काउंटर में 4 दिन पहले 701 पे, प्रॉफिट बुक कर लिए हैं 750 पे। अब पुल बैक में 724 अगर प्रोटेक्ट हुआ तो हम वापस से लॉन्ग करेंगे। ओके। रूपाली का सवाल है, वो पूछती हैं अशोक लेलैंड के बारे में। उनके पास अशोक लेलैंड के शेयर है जो उन्होंने 220 रुपए में खरीदे हैं, और एम फाइनेंस के शेयर है जो उन्होंने 284 रुपए में खरीदे, 284 में। 6 महीने का व्यू रखती हैं, आपसे सलाह मांग रही हैं। देखिए, ऑटो इंडेक्स अभी ऑल टाइम हाई से लगभग 15% नीचे है। अशोक लीलैंड, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टीवीएस मोटर, ये सारे स्टॉक्स अपने ऑल टाइम हाई पे हैं। तो आप समझिए, जब 24,175 का ब्रेकआउट आएगा ऑटो इंडेक्स पे और वो ऑल टाइम हाई जाएगा, तो ये सारे स्टॉक्स अपने ऑल टाइम हाई से कम 10-15% एक्सटेंशन दे चुके रहेंगे। अशोक लीलैंड 255.5 ये मेजर रेजिस्टेंस है, जैसे ही टूटेगा स्टॉक में एक बड़ा अपमूव 15% का बन जाएगा। महिंद्रा एंड महिंद्रा, आपको याद होगा जब बॉक्स लो फेल कर रहा था 2500 पे, तब हम ऑल टाइम हाई की बात कर रहे थे, जहां पे आ चुका है। अब स्टॉक पे ऑल टाइम हाई के आसपास कंसोलिडेशन चल रहा है। नेक्स्ट लेग में जब भी ये निकलेगा, क्योंकि कंसोलिडेशन ऑलरेडी 39 वीक्स की हो चुकी है, जब भी ये ऑल टाइम हाई निकलेगा, यही ब्रेकआउट भी कराएगा 24,175 के ऊपर ऑटो इंडेक्स को। जब भी ऑल टाइम हाई निकलेगा 3600 रुपए तक का टारगेट मिल जाएगा। तो लेके दोनों स्टॉक्स को आराम से छोड़ दीजिए, 6 महीना 8 महीने के लिए 15-20% का रिटर्न तो आराम से बनना चाहिए। ओके। ललित कुमार जी का सवाल है, और उनका सवाल है बीएससी पर और जियो फाइनेंशियल पे। बीएससी का बाई लेवल क्या है सर? एक्चुअली तो हम इस पे डिस्कस कर चुके हैं, पर फिर भी अंशुल से रिक्वेस्ट करूंगी एक बार बीएससी का बाई लेवल बता दीजिएगा, और जियो फाइनेंशियल का टारगेट क्या है? देखिए, जियो फाइनेंशियल में हमने 240 रुपए, 232 रुपए के आसपास बाई देना चालू किया था जागरण पे ही। ऊपर में टारगेट था हमारा 281, 310.90, और फाइनल टारगेट था 347 रुपए 35 पैसे। अब ये 327 के पास आके अटक गया है। तो मैं 3-4 दिन से बोल रहा हूँ कि आप 75% प्रॉफिट बुक कर लीजिए, 25% स्टॉक 347 के लिए 310 के स्टॉप लॉस से प्ले कीजिए। तो 75% बुक करके 25% पे 310 का स्टॉप लॉस लगाइए, 347 का टारगेट लगाइए। बीएससी 2500 के ऊपर अगर क्लोज करता है तो बाई कर सकते हैं 2738 तक के लिए। बाकी मैं स्टॉक को प्ले करने के मूड में नहीं हूं, क्योंकि अगर 2385 के नीचे क्लोज किया, जिसकी प्रोबेबिलिटी बनती जा रही है, तो फिर ये 2038 तक करेक्ट करेगा। तो मैं बीएससी पे किसी भी कीमत पे लॉन्ग नहीं हूं। एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स जिनके पास है, 2385 का हमने स्टॉप लॉस दे दिया है, उसके नीचे क्लोज करे तो एग्जिट कर लेना है। ओके। रफीकुल शेख का सवाल है, ये हमें कुवैत से लिख रहे हैं, और जानना चाहते हैं दो स्टॉक्स के बारे में। एक है पराज इंडस्ट्रीज जो उन्होंने खरीदा है 500 रुपए में, और दूसरा है सोना बीएलडब्ल्यू जो उन्होंने खरीदा है 600 रुपए के भाव पे। लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर है। आपसे जानना चाहते हैं क्या ये दोनों स्टॉक्स सही रहेंगे फॉर होल्ड, या फिर कोई अन्य स्टॉक जो आप सुझाएं? देखिए, सोना बीएलडब्ल्यू 468 के नीचे आज डिसाइसिवली ऐसा लग रहा है कि क्लोज कर देगा, और अगर कर देता है तो फिर नीचे में 379 खुल जाएगा। तो ये स्टॉक वैसे भी बाइंग क्लाइमेक्स के बाद 760 से टूट चुका है और लोअर हाई बना रहा है, तो एग्जिट कर लेना ज्यादा बेटर है। प्राज इंडस्ट्री एकदम साइडवेज काउंटर है, ऊपर जाएगा कि नीचे कहना बहुत मुश्किल है।
477 टूटा तो उसके बाद नीचे खुल जाएगा 359 का अगर, तो 477 का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस ले लीजिए, या फिर एग्जिट भी कर लेंगे तो बेटर है। सोना बीएमडब्ल्यू से तो एग्जिट कर ही लेना चाहिए। आप शिफ्ट कर जाइए किसी भी अदानी स्टॉक में या जेएसडब्ल्यू इंफ्रा के स्टॉक में। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, यानी आप साल 2 साल का समय तो आराम से देंगे, आपका पूरा लॉस रिकवर करके प्रॉफिट में आ जाएंगे। तो आप एवरेजिंग की सलाह नहीं देंगे, राइट? नहीं नहीं, एवरेज तो करना ही नहीं है। एक खराब एप्पल को दूसरे खराब एप्पल से एवरेज किया ही नहीं जाता है, उसको तो कचरे के डिब्बे में डाल दिया जाता है। नई चीज लीजिए, बढ़िया चीज लीजिए, अदानी ले लीजिए, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा ले लीजिए, अभी टेक्सटाइल स्टॉक्स चल रहे हैं उनमें से कोई देख सकते हैं। बट चूंकि आप इन्वेस्टर हैं, ट्रेडर नहीं है, तो आपको जेएसडब्ल्यू इंफ्रा, अदानी ग्रुप, इनमें देखना चाहिए। वीकली पे बड़ी अपमूव दिख रही है। अभी रॉय का सवाल है, वो पूछते हैं दो स्टॉक्स के बारे में। एक जेएसडब्ल्यू एनर्जी जो हम डिस्कस कर चुके हैं अभी, टारगेट भी बता चुके हैं, स्टॉप लॉस भी बता चुके हैं। हिंदुस्तान जिंक में उनको एंट्री करनी है, तो हिंदुस्तान जिंक के बारे में बताइए कि लेना चाहिए या नहीं। बिल्कुल नहीं लेना है। 443 के नीचे क्लोज कर चुका है कल, अभी आज फॉलो थ्रू मूव नहीं बन रही है, लेकिन जिस भी दिन बनेगी 390 रुपए तक का डाउन मूव आ जाएगा। दूसरा जेएसडब्ल्यू इंफ्रा हमने डिस्कस किया है, इनका शायद सॉरी एनर्जी सॉरी, एनर्जी एनर्जी, राइट राइट। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा डिस्कस किया है। 525-40 के ऊपर अगर क्लोज करता है तो इसमें फ्रेश ब्रेकआउट बनेगा। 2 बार ब्रेकआउट अटेम्प्ट फेल कर चुका है, लॉन्ग्स को ट्रैप करके निकाल भी चुका है, बट ब्रेकडाउन नहीं बना है। तो मोस्ट लाइकली ये वीक लॉन्ग्स एलिमिनेट हो रहे हैं, यानी रिटेल एलिमिनेट हो रहा है, और कोई ना कोई इंस्टीट्यूशन इसको एक्यूमुलेट कर रहा है। तो आप 525-50 के ऊपर जैसे ही क्लोज करेगा, 635-55 का टारगेट खुल जाएगा। और 2 क्वार्टर डी ग्रोथ के बाद मार्च क्वार्टर में फाइनली ईपीएस ग्रोथ 9% और सेल्स ग्रोथ 16% दिखी है। मार्जिन भी पिछले क्वार्टर में 21 था, इस क्वार्टर में 23 आया है, तो तीनों फ्रंट पे थोड़ा सुधार आया है। तो इवेंचुअली 525-50 का ब्रेकआउट लेके 635 रुपए 55 पैसे जाते हुए दिख रहा है। बट मोमेंटम स्लो रहेगा, ये वो F1 रेस नहीं है, ये ऑटो है, धीरे धीरे चलेगा। अंशुल, एक दो सवाल और ले सकती हूँ, बिकॉज टाइम इज ऑलरेडी ओवर। बिल्कुल बिल्कुल, अभी तो 10-15 मिनट आराम से है। जी, अमोल का सवाल है, वो पूछते हैं मोबीक्विक के बारे में। उनको मोबीक्विक का टारगेट जानना है आपसे, तो इट सीम्स ही इज इन्वेस्टेड। देखिए, मोबी क्विक वो दूसरा काउंटर है जहां मैं पहले दिन से बहुत क्लियर था कि जब तक ये स्टॉक प्रॉफिटेबल नहीं आता है, मैं स्टॉक को बिल्कुल नहीं खरीदूंगा। दूसरा, आईपीओ ट्रेड करने का जो तरीका होता है, बिल्कुल क्लियर इसने दिखाया है कि वो क्यों सही है। एक बुक है लाइफ साइकिल ऑफ ट्रेड, ब्लू कलर का उसका कवर होता है, उसको पढ़िए। आईपीओ ट्रेड करने का तरीका होता है 3 से 5 दिन में पॉजिटिव लिस्टिंग को बेचना है, नेगेटिव को तुरंत बेचना है, फिर आईपीओ बेस बनने का वेट करना है। आईपीओ 85% स्टॉक आईपीओ बेस नहीं बनाते हैं, आईपीओ प्राइस से 40-50% टूटते हैं। ये स्टॉक ऑलरेडी टूट चुका है, और अभी कितना टूटेगा ये कहना मुश्किल है। एक वर्टिकल रिवर्सल कैंडल बनी थी 26 जून को, जिसमें 75 मिलियन का वॉल्यूम था, 5,636% वॉल्यूम राइज था। तो जब तक इसका लो प्रोटेक्टेड है 229.75, तब तक एक उम्मीद हो सकती है कि बाउंस बैक करेगा। बट अगर इसका लो टूटा 229 रुपए, तो फिर एक 10% की करेक्शन तो आराम से आ जाएगी। परफेक्ट काउंटर है जो आपकी वॉच लिस्ट में नहीं होना चाहिए, परफेक्ट काउंटर है जो आपकी स्टडी लिस्ट में होना चाहिए कि आईपीओ बेस ना बने तो स्टॉक को क्यों नहीं ट्रेड करना है। राइट। मुकेश कुमार का सवाल है गोदरेज प्रॉपर्टीज पे। उनके पास स्टॉक्स है जो उन्होंने 2,888 रुपए में खरीदे हैं। आपसे जानना चाहते हैं कि इसमें क्या करना है। देखिए, सीनेक्स रियलिटी में 3 साल के वीवैप को ब्रेकआउट लेके पिछले 4 हफ्ते लगा के पुल बैक करके रीटेस्ट कर चुका है 961 पे। तो यहाँ से रियलिटी स्टॉक्स में मोमेंटम बनने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है। तो 2-4 हफ्ते इस स्टॉक को आप समय दीजिए। मेजर सपोर्ट पे भी आ चुका है, जो ब्रेकआउट पॉइंट था 2254। तो यहाँ पे स्टॉक को थोड़ा सा एक्यूमुलेट कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं। ऊपर में 2552 तक जा सकता है, 2552 के ब्रेकआउट के बाद नया मोमेंटम बनेगा। तो फिलहाल 2-3 हफ्ते का समय दीजिए, देखते हैं स्टॉक क्या करता है। कोचिन शिपयार्ड 2,320 की खरीद है, और मेधानी मेधानी पे हम बातचीत कर चुके हैं सर, तो आप ये रिकॉर्डिंग जरूर देखिएगा। लेकिन कोचिन शिपयार्ड 2,320 पे इन्होंने खरीदा है। आपसे जानना चाहते हैं स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए। देखिए, 2072 का स्टॉप लॉस था, जो तोड़ के उसके नीचे 8 दिन सस्टेन कर चुका है।
अगर किसी को लॉन्ग करना भी है तो 2100 रुपए के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे सस्टेन करे तब लॉन्ग करना चाहिए। फिलहाल के लिए इस काउंटर में हाई लाइकली है कि 1713 रुपए तक डाउनसाइड आ सकती है, जो कि वीकली पे रिवर्सल लेवल था, तो वहां तक नीचे आते हुए दिख रहा है। प्रिसाइज एक बार लेवल बता दे रहा हूँ, 1717 का लेवल बन रहा है। हम्म, तो अंशुल आपकी रिकमेंडेशन क्या है, योर ट्रेडिंग पिक्स? देखिए हमने सुबह से ये पाइप स्टॉक्स में और इन स्टॉक्स में मोमेंटम बन रहा है, इनमें बाई दिया है। एक रेमंड लाइफस्टाइल में बाई दिया है, एक ओमेक्स में बाई दिया है, लेकिन हम लोग फटाफट एंटर और एग्जिट कर लेते हैं। थोड़ा सा अगर मीडियम टर्म मतलब लंबे प्रोस्पेक्टिव से ले रहे हैं तो ये देख सकते हैं। अदानी ग्रुप तो अगेन वही वॉच लिस्ट में है हमारी, बट शॉर्ट टर्म प्ले देख रहे हैं तो ओमेक्स में एक बाई दिया 106 रुपए में। एक रेमंड्स लाइफस्टाइल में बाई दिया है 1300 रुपए के आसपास। ये दो स्टॉक्स में अभी शॉर्ट टर्म में 8-10% का मोमेंटम दिख रहा है।